छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति चित्रण, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति चित्रण पंत जी के काव्य में किस रूप में मिलता है, इस पर चर्चा हो रही है। और प्रकृति चित्रण की परंपरा अनादिकाल से वैदिक साहित्य से हमारे यहाँ मिलती रही है। और काव्य शास्त्र में भी प्रकृति चित्रण को लेकर के अनेक नियम बनाए गए हैं, तो अनेक सिद्धांत मिलते हैं। कहीं प्रकृति का आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, संवेगात्मक रूप में, रहस्यात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, आलंकारिक रूप में, तो विभिन्न प्रकार से प्रकृति का चित्रण करने की एक परंपरा रही है। तो सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य में इन विविध रूपों को हम देख सकते हैं उनकी विभिन्न काव्यात्मक रचनाओं में। तो आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण पंत के काव्य में जिस रूप में मिलता है, अब हम उसको देखेंगे। तो प्रकृति पंत की सौंदर्य सृष्टि का सहज आलंबन है और उनकी वाणी का सहज विषय रहा है। उन्होंने पंत जी ने जो प्रकृति का सौंदर्य संपूर्ण सृष्टि में अनुभव किया, उसका स्वतंत्र चित्रण वे अपनी कविताओं में करते हैं। और विशेष रूप से जो कविताएं उनकी आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण को लेकर प्रसिद्ध रही, वे है पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, आंसू, वसंत श्री, परिवर्तन, गुंजन, एक तारा, नौका विहार। इन कविताओं में उन्होंने प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण किया है। पर्वत प्रदेश में पावस उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता रही है और ये कविता अधिकांशतः पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। और वहाँ वे पावस ऋतु, वर्षा ऋतु के सौंदर्य में का किस प्रकार से वर्षा ऋतु का सौंदर्य पर्वत प्रदेश को प्रभावित करता है, उसका एक सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण की भी दो परंपराएं रही हैं, एक संश्लिष्ट रूप में और एक नाम रूपावली के रूप में। संश्लिष्ट रूप में होता है कि प्रकृति को साध्य मानते हुए उसका स्वतंत्र रूप से उसके विभिन्न क्रिया व्यापारों का चित्रण किया जाता है। और नाम रूप में प्रकृति के विभिन्न ऋतुओं के, नदियों के, पहाड़ों के नाम आदि गिन दिए जाते हैं। तो पंत जी ने दोनों ही रूपों में प्रकृति का चित्रण किया है। तो जो संश्लिष्ट रूप में प्रकृति चित्रण किया गया, पावस ऋतु, वे देखिए, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। और आंसू कविता में वहाँ वे बादलों की छायामय खेल का वर्णन करते हैं। मेघ का बड़ा सुंदर उन्होंने सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है आंसू कविता में। वहाँ वे कहते हैं, बादलों की छायामय खेल, घूमते हैं आँखों में फैल, अवनी और अंबर के वे खेल, शैल में जलद, जलद में शैल, शिखर पर विचर मरुत रखवाल, वेणु में भरता था जब स्वर, मेमनों से मेघों के बाल, कुदकते थे प्रमुदित गिरि पर। पूरा एक बिंब प्रस्तुत कर दिया है, चित्रात्मक शैली है, इंद्रिय बिंब पंत जी बहुत सुंदर प्रस्तुत करते हैं। वर्षा ऋतु में हम देखते हैं जब आकाश में बादल छा जाते हैं, तो जब आप पर्वत प्रदेशों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल पर्वतों से नीचे आ रहे हैं और बादलों ने पर्वतों को ढक लिया है। तो इसीलिए पंत जी कहते हैं, शैल में जलद, जलद में शैल। कहीं लगता है कि पर्वतों में बादल समा गए हैं और कहीं लगता है कि बादलों में पर्वत समा गए हैं। और इस तरह से अवनी और अंबर, धरती और आकाश का खेल कैसा चल रहा है, अद्भुत खेल चल रहा है। शिखर पर विचर मरुत रखवाल, और पर्वत शिखरों के ऊपर मरुत पवन जो है वो एक रखवाल, रक्षक के रूप में विचरण कर रहा है। और वेणु में भरता था जब हवा चलती है तो जो बांस के वृक्ष हैं उनसे मधुर ध्वनि निकलती है,
तो वो पूरे वातावरण को स्वर से गुंजायमान कर देती है। और बादलों को कैसे, बादल आकाश में छोटे छोटे बादल भी हैं, सफ़ेद हैं, कुछ काले बादल हैं, तो वो बादल कैसे लग रहे हैं, मेमने जैसे, बकरी के बच्चे मेमनों के जैसे, जो बड़े कोमल हैं, सुकुमार हैं। और वो कैसे कर रहे हैं, मेमनों से मेघों के बाल कुदकते थे प्रमुदित गिरी पर। कुदकना शब्द का देखिए क्रिया का कितना एक सार्थक प्रयोग किया है। और बड़े प्रमुदित मन से, आनंद मन हो करके वे पर्वतों के ऊपर छलांगे लगा रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो बादलों के छायामय खेल का बड़ा ही सजीव चित्र एक बिंब कविता में शब्द रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो एक और पंत जी की अतिशय कल्पना का शक्ति का भी परिचय देता है और उनके प्रकृति प्रेम को भी चित्रित करता है। इसी तरह से, जिस तरह से आलम्बन रूप में अनेक कविताओं की रचना पंत जी ने की, तो उद्दीपन रूप में भी वे प्रकृति का चित्रण करते हैं। उद्दीपन रूप होता है मानव के सुख दुख का प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ना। अगर मनुष्य सुख में है तो उसे प्रकृति भी सुखमय आनंदमय दिखाई देती है। अगर मानव दुख में है तो उसे प्रकृति भी दुखी दिखाई देती है। ये तो हो गया एक संवेदना के स्तर पर। परंतु काव्य शास्त्र में जहाँ श्रृंगार रस का वर्णन किया गया, वहाँ संयोग के अवसर पर प्रकृति का रूप भिन्न दिखाई देता है और वियोग के अवसर पर प्रकृति का रूप भिन्न दिखाई देता है। संयोग के समय में रति भाव को, प्रेम के भाव को प्रकृति जो है और अधिक उद्दीप्त कर देती है। कोमल किसले, लहरें, चांदनी रात, ये सब प्रकृति के जो सुंदर उपादान हैं, वे संयोग श्रृंगार को और अधिक उद्दीप्त कर देते हैं। तो इसीलिए प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में दो प्रकार का माना गया, संयोग क्षणों में भी और वियोग के क्षणों में भी। तो मधुस्मृति, मधुवन, गृहकाज, गुंजन, मिलन, प्रथम मिलन, इन कविताओं में पंत जी ने प्रकृति के संयोग श्रृंगार का उद्दीपन रूप में चित्रण बहुत ही सुंदर किया है। उनकी एक कविता है मधुवन कविता, जहाँ वे संयोग के क्षणों में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण करते हैं। युवाओं का प्रिय पुण्य गुलाब, प्रणय स्मृति प्रथम चिन्ह मधुबाल, खोलता लोचन दल मदिराब, प्रिय चल अली दल से वाचाल, आज मुकुलित कुसुमित सब ओर, तुम्हारी छटा की छवि अपार। नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका दोनों बैठे हुए हैं और जो प्रकृति में कुसुम खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, तो नायक उसके लिए क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि ये खिले हुए कुसुम तुम्हारे ही छवि का, तुम्हारे ही सौंदर्य की अपार छटा जो है वो इन फूलों के रूप में खिल आई है। और तुम्हारी आँखों की जो लालिमा है वह ही इन कोमल कोमल किसलियों में मदिराब बन करके, मदिरा की जैसे नशा करने वाली एक नशीले रूप में प्रकट हो गई है। तो इस तरह से संयोग के क्षणों में उस रति भाव को प्रकृति जो है वो उद्दीप्त करती है। ऐसे ही वियोग के क्षणों में वही प्रकृति जलाने वाली अनुभव करती है। अब सूरदास ने गोपियों के विरह का वर्णन किया, मधुवन तुम कत रहत हरे। जब कृष्ण चले जाते हैं वृंदावन छोड़ करके, तो गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल होती हैं। तो वहाँ प्रकृति को देख करके उन्हें ऐसे लगता है जैसे प्रकृति उन्हें चिढ़ा रही है, उन्हें जला रही है। तो मधुवन तो अपने स्वाभाविक रूप से खिला हुआ है, परंतु उन्हें लगता है कि वो प्रकृति जो है वो उनकी विरह को और अधिक बढ़ा रही है। ऐसे ही हम जायसी का पद्मावत देखते हैं। नागमती का विरह वर्णन बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ वो प्रकृति में वियोग के क्षणों में उस प्रकृति को अपने विरह के और अधिक प्रदीप्त होता हुआ अनुभव करती है। तो वियोग के क्षणों में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण करने की परंपरा
हमारे साहित्य में प्रारंभ से ही रही और उसी परंपरा का पालन करते हुए पंत जी ने भी प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया। उनकी ग्रंथि, उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन आदि कविताओं में हम प्रकृति के उद्दीपन रूप को देख सकते हैं। महाकाव्यों में वियोग के क्षणों के उद्दीपन रूप को प्रस्तुत करने की अधिक गुंजाइश रहती है और इसीलिए पंत जी ने जब लोकायतन महाकाव्य की रचना की तो वहाँ वो नायिका के विरह के क्षणों में प्रकृति के उद्दीपन रूप को चित्रित करते हैं। वहाँ वे कहते हैं, चकई चकवा जमुना तट पर, तीरते मिला सुनाहले प्रिय पर, पहर न कटते पूस निशा के, श्याम बिना डसता सोना घर। शरद ऋतु है, पौष का महीना है और पूस की जो रातें हैं, उन रातों में जो चकवा चकवी उनको देख करके नायिका के विरह का भाव प्रदीप्त होता है और श्याम बिना डसता सूना घर, और उन शून्य घर जो है प्रिय के बिना वो डसने को आता है इतना अधिक। तो इस तरह से चकवा चकवी का जो वियोग है, उनका जो टर्राना है, वह भी वियोग के क्षणों को और अधिक उद्दीप्त कर देता है। तो ये तो इस प्रकृति का आलंबन रूप में और उद्दीपन रूप में चित्रण पंत जी ने किया। वे प्रकृति को एक सचेतन सजीव रूप में भी चित्रित करते हैं। प्रकृति में मानवीकरण कर देते हैं। मानवीकरण अलंकार पूरे छायावाद का प्रिय अलंकार रहा है। अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का प्रभाव रहा, स्वच्छंदतावादी कवियों का, शैली, कीट्स आदि का प्रभाव रहा। वहाँ भी प्रकृति का मानवीकरण किया गया, एक सजीव सचेतन रूप में चित्रित किया गया। तो पंत, निराला, प्रसाद आदि कवियों ने भी प्रकृति को सचेतन रूप में चित्रित किया है। वे प्रकृति का मानवीय भावों, चेष्टाओं, व्यापारों से ओतप्रोत होकर के चित्रण करते हैं। उन पंत जी की हम छाया कविता देखते हैं, बादल कविता, मधुकरी, संध्या, संध्या तारा, नौका विहार, चांदनी, जुगनू आदि कविताएं। इन सब में प्रकृति को सचेतन सजीव रूप में चित्रित किया गया है, उन प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। नीले नभ के शतदल पर बैठी वे शरद हासिनी, मृदु कर तल पर शीश मुख शशि मुख धर, नीरव अनिमिष एकाकिनी। शरद हासिनी, चांदनी का सौंदर्य, चांदनी को एक नायिका के रूप में मानवीकरण उसका किया गया है कि पूरे नीले आकाश के शतदल पर, कमल के ऊपर वो चांदनी कैसे बैठी हुई है। उसका मुख जो है वो चंद्रमा जैसा मुख है और अपने कोमल हाथों पर अपना मुख धार रखे हुए नीरव अनिमिष एकाकिनी, अकेली बैठी हुई है। अनिमिष, बिना पलक झपकाए हुए, शांत वातावरण। तो पूरा चांदनी का एक सजीव चित्रण पंत प्रस्तुत करते हैं। संध्या को सजीव नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। निराला जी का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। दिवसावसान का समय, संध्या सुंदरी उतर रही आकाश से, कैसे धीरे धीरे धीरे। वहाँ वो संध्या का मानवीकरण, संध्या को एक नायिका के रूप में चित्रित करते हैं। उसी तरह से पंत भी कहीं छाया को, कहीं बादल को, कहीं संध्या को, कहीं चांदनी को उनका मानवीकरण करते हैं। छाया का मानवीकरण जैसे करते हैं। छाया को क्या कहते हैं? कहो कौन दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, क्या तुमको भी छोड़ गया अली नल सा निष्ठुर कोई। पौराणिक प्रतीक लिए दमयंती को जैसे नल छोड़ करके चला गया था, तो यहाँ छाया का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कहो कौन दमयंती, दमयंती के समान तुम्हें कौन इस वृक्ष के नीचे अकेला एकाकी छोड़ करके चला गया। अली नल सा निष्ठुर कोई, नल जैसा कोई निष्ठुर रहा है, कोई कठोर हृदय रहा है जो तुम्हें इस तरह से छोड़कर चला गया। तो छाया को सजीव सचेतन रूप में चित्रित करते हैं। ऐसे ही गंगा नदी को, गंगा का मानवीकरण करते हैं एक तापस बाला के रूप में। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा
ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु कलतल। अब गंगा की पावनता को चित्रित करना है तो उसे तापस बाला के रूप में, गंगा की निर्मलता का चित्रण करना है तो तापस बाला के रूप में। कैसे लेटी हुई है? श्रांत क्लांत और निश्चल, निश्चल भाव से। गंगा जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसकी धारा कृश हो जाती है, तो इसलिए कहा कि सैकत शैया पर, क्योंकि जब गंगा का पानी कम हो जाता है तो रेत दिखाई देती है, तो वो रेत क्या है? उसकी शैया बन गई है। और सैकत शैया पर दुग्ध धवल, दूध के समान बिल्कुल श्वेत, ऐसी कृश का है गंगा। ग्रीष्म ऋतु में कैसे लेटी हुई है? श्रांत क्लांत निश्चल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, और उसका मुख कैसे? चंद्रमा के जैसा है, दीप्त हो रहा है। तो तापस बाला के रूप में गंगा का मानवीकरण करते हैं। और सचेतन रूप में पंत जी का प्रकृति चित्रण देख करके डॉक्टर नगेंद्र, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक रहे, वे कहते हैं कि कवि ने प्रकृति के ताने बाने में मानव आत्मा का रूप रंग भरकर उसका अपूर्व अंकन किया है। प्रकृति पंत जी की चिर संगिनी है, उनकी आत्मा उसमें तदाकार सी हो गई है। ये जो आत्मा का तदाकार होना है, तल्लीन तन्मय हो जाना है, ये वास्तव में वही कवि कर सकता है जो प्रत्यक्षदर्शी रहा हो। पंत स्वयं प्रकृति की गोद में पले बड़े हैं, उनकी सृजन की प्रेरणा स्रोत प्रकृति रही है। तो इसीलिए जब वे प्रकृति का चित्रण करते हैं तो कहीं पर भी कृत्रिमता का एहसास नहीं होता है। वे उसमें पूरी मानव आत्मा का रूप रंग अपनी कल्पना शक्ति से भर देते हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा उसमें तदाकार सी हो गई है। और इस तरह से पंत जी ने प्रकृति का संवेदनात्मक रूप में भी चित्रण किया। हर्ष के समय प्रकृति कैसे उल्लासमय दिखाई देती है, आनंद से युक्त दिखाई देती है, और विषाद के समय, शोक के क्षणों में वही प्रकृति किस तरह से अवसादमय दिखाई देती है। तो मनुष्य के सुख दुख की साथी प्रकृति रही है। तो हर्ष के अवसर पर प्रकृति किस प्रकार से अपना आनंद, अपना आह्लाद, उल्लास प्रकट करती है, ये वे मिलन कविता में चित्रित करते हैं। जब मिलते मौन नयन पल भर, खिल खिल अपलक कलियां निर्भर, देखती मुग्ध विस्मित नभ पर। तो संयोग के समय में जब पल भर के लिए भी नयन मिलते हैं तो कलियां कैसे हैं? खिल जाती हैं, अपलक, बिना पलक झपकाए। और कैसे देखती है? मुग्ध भाव से। कहाँ देखती है? नभ की ओर, आकाश की ओर। तो इस तरह से हर्ष के अवसर पर प्रकृति के उल्लास को प्रकट किया है। और विषाद के क्षणों में जब व्यक्ति दुख में होता है, अवसाद में होता है, तो प्रकृति भी उसे अवसाद युक्त दिखाई देती है, प्रकृति भी उसके दुख में दुखी दिखाई देती है। और इसका चित्रण बहुत सुंदर उन्होंने परिवर्तन कविता में किया, जब वे संसार की असारता का, जीवन की क्षण भंगुरता का चित्रण करते हैं कि एक और जन्म होता है, व्यक्ति कोई जन्म लेता है तो उल्लास का समय है, और वहीं दूसरी ओर मृत्यु आ जाती है। तो जन्म और मृत्यु, संसार में आवागमन का चक्र ये तो निरंतर चल रहा है। और इसी तरह से प्रकृति में भी हास उल्लास और अवसाद अश्रुच्छ्वास ये साथ साथ चलते हैं। बहुत सुंदर चित्रण पंत जी परिवर्तन कविता में करते हैं। वे कहते हैं, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। इधर जन्म हुआ है, जन्म में आंखें खोली हैं, और उधर दूसरी ओर मृत्यु। हम समाज में देखते हैं, एक और कोई जन्म ले रहा है तो उधर दूसरी ओर कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अभी उत्सव और हास उल्लास, एक और उत्सव का समय है, आनंद का समय है, और अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। तो मृत्यु होती है तो अवसाद का, अश्रु का,
उच्छ्वास के क्षण हो जाते हैं। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडुगन। जगत की असारता को देखकर, संसार की क्षण भंगुरता को देखकर समीर जो है, हवा जो है, पवन जो है, वे भी ठंडे आहें भरता है, निश्वास भरता है। और अपने पत्तों को वृक्ष भी चुपचाप नीचे डाल देता है। आकाश भी ओंस के रूप में मानो आंसू गिरा रहे हैं। तो ये संवेदना है प्रकृति की, जो मनुष्य के दुख के साथ दुखी हो रही है, मनुष्य के विषाद के क्षणों में उसके साथ आंसू। तो आकाश भी आंसुओं के रूप, ओंस के रूप में आंसू अपने गिरा रहा है। सिसक उठता समुद्र का मन, समुद्र भी जो है वे भी उस विषाद को देखकर, उस मृत्यु के अवसाद को देख करके सिसकारी भरता है। सिहर उठते उडुगन, उडुगन तारे, नक्षत्र भी सिहर उठते हैं। तो इस तरह से प्रकृति मानव के साथ संवेदना के धरातल पर जुड़ी हुई है, जिसका बहुत सुंदर सजीव चित्रण पंत जी अपनी कविताओं में करते हैं। इसी तरह से रहस्यवाद छायावाद की एक विशेषता रही है। रहस्यवाद में है कि प्रकृति के कण कण में उस अज्ञात सत्ता को अनुभव करना, कोमल किसलयों में, फूल में, लहरों में, मेघों में उस अज्ञात सत्ता का स्पंदन अनुभव करना। और पंत भी प्रकृति में इस स्पंदन को प्रकृति के कण कण में अनुभव करते हैं। वे कहते हैं, एक छवि के असंख्य उडुगण, एक ही सब में स्पंदन। एक छवि, वो अज्ञात सत्ता, उसको जो भी नाम दिया जाए, वो जो सच्चे चेतन तत्व है, वे एक है और उसके असंख्य नक्षत्र हैं। संसार के सभी प्राणी असंख्य हैं, वे उसी का ही रूप हैं और सब में उस एक का ही स्पंदन हो रहा है। इसी तरह से प्रकृति में उस अज्ञात सत्ता की अनुभूति करते हुए कवि के मन में जिज्ञासा का भाव होता है। और ये जिज्ञासा का भाव उनकी मौन निमंत्रण कविता में, नौका विहार कविता में दिखाई देता है। मौन निमंत्रण कविता उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता रही है, जो अधिकांशतः पाठ्यक्रम में, विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में निर्धारित रही है, जहाँ वे प्रकृति के प्रति जिज्ञासा का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई प्रकृति से आमंत्रित कर रहा है, उन्हें निमंत्रण दे रहा है। कैसे निमंत्रण दे रहा है? मौन, कभी तारों के रूप में, नक्षत्रों के रूप में, कभी तड़ित बिजली के रूप में, कभी लहरों के रूप में। तो विभिन्न रूपों में प्रकृति के जो कण हैं वे उसे अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हैं। तो 4 पंक्तियां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उस जिज्ञासा के भाव को कि देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, मधुमास वसंत, वसंत जब आती है। विधुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास। वसंत ऋतु आती है तो फूल खिलाते हैं, चारों ओर प्रकृति आनंद उल्लास से युक्त हो जाती है। ना जाने सौरभ के मिस कौन, सौरभ पवन, हवा, सुगंधित हवा के बहाने, मिस बहाने, सौरभ मधुर सुगंध के बहाने, हवा के बहाने संदेशा मुझे भेजता मौन, मुझे चुपचाप संदेश भेज रहा है। तो इस तरह से मौन निमंत्रण कविता में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा का भाव, रहस्य का भाव पंत जी प्रस्तुत करते हैं। पंत जी ने प्रतीकात्मक रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया है। प्रकृति के विविध उपकरणों का, लहरों का, पर्वतों का, नदियों का, फूलों का, जुगनू, तारे आदि, तो विविध उपकरणों का मानवीय भावों, रूपों और क्रियाओं के प्रतीक रूप में चित्रण किया है। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता रही उर की डाली, और इस उर की डाली में उन्होंने नवीन प्रतीक अपनाए हैं। उर होता है हृदय, हृदय की डाली, हृदय की शाखा जो है, उसमें नवीन प्रतीक लिए हैं। कली, किसले,
फूल, आनंद, ये सब उल्लास के प्रतीक बन के आए हैं। वहाँ वे कहते हैं, देखूं सबके उर की डाली, किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग के छवि उपवन से अकूल, इसमें कली किसले शूल। तो ये जो कली और किसले है, ये आनंद के, उल्लास के प्रतीक हैं। शूल कांटों के प्रतीक हैं। तो प्रकृति के विविध परिवर्तन जो होते हैं, प्रकृति में निरंतर परिवर्तन आते हैं। कभी पतझड़ आ रहा है, कभी वसंत आ रहा है। प्रकृति में विविध गतिविधियां होती रहती हैं। तो उनके माध्यम से पंत जी जनसाधारण को एक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तो उपदेशिका के रूप में भी प्रकृति चित्रण पंत की कविताओं में मिलता है। जैसे वे कहते हैं, हसमुख प्रसून सिखलाते, पल भर ही जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। कि ये जो प्रसून फूल, जो खिले हुए फूल हैं, जो हसमुख से प्रतीत होते, ये हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अपने हृदय की सौरभ से इस संसार को आनंद से भर दो। तो जिस तरह से पुष्प हसमुख है, ऐसे ही तुम भी हसमुख रहो। और जीवन की क्षण भंगुरता को, संसार की आसारता का भी संदेश वे प्रकृति के माध्यम से करते हैं। पतझड़ के माध्यम से, पतझड़ आती है, जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऐसे ही जो भी जन्म लेता है वे मृत्यु को प्राप्त होता ही है। ये एक शाश्वत सत्य है। तो इसीलिए वे संसार की असारता का संदेश प्रकृति के माध्यम से देते हुए कहते हैं, झरो 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 जंगम जग प्रांगण में, जीवन संघर्षण में, नव युग परिवर्तन में, मन के पीले पत्तों झरो झरो झरो। तो इस तरह से प्रकृति के विविध रूपों के द्वारा पंत जी ने कभी मानवीय रूपों में, सचेतन रूप में, रहस्यात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, आलंकारिक रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो उनकी प्रकृति चित्रण की जो विशेषताएं हैं कि पंत जो है वो प्रकृति के सच्चे उपासक रहे हैं। बाल सहचरी प्रकृति के साथ पंत जी का सहज ममत्व का भाव रहा है। प्रकृति के अनंत एवं असीम गुणों के वे श्रेष्ठ गायक बन करके आए हैं। प्रकृति सुषमा पर मुग्ध होकर उसके विविध रूपों की मनोरम छवि का उन्होंने बड़ा ही सजीव अंकन किया है। मन, आत्मा और हृदय के स्तर पर प्रकृति के साथ एक अभिन्न रागात्मक संबंध स्थापित करते हुए वे प्रकृति का चित्रण करते हैं। चिर यौवना प्रकृति के सजीव सचेतन सौंदर्य का चित्रण, और प्रकृति से वे संवाद स्थापित करते हैं। प्रकृति जैसे उनके साथ निरंतर बात कर रही है, इस तरह से उसका सजीव चित्रण करते हैं। और यांत्रिकता, भौतिकतावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकृति की श्रेष्ठता का चित्रण करना पंत जी का मुख्य उद्देश्य रहा। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने पंत के काव्य में प्रकृति चित्रण, इस पर चर्चा की है। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।